बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। वो लोग जो आज शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं, वो लोग जो कल शो में आए थे, उन्होंने कहा कि आज आना है, कुछ सुनाना है, कुछ बोलना है उनका, और वो तमाम लोग जो पहली बार आ रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी 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 जी, आप लाइव आ रही हैं, बिल्कुल लाइव आ रही हैं। हाँ, मैं कैनॉट प्लेस से बिल्कुल दिख रही। कहां से आना हुआ आपका? बनारस से। अच्छा, बनारस के नहीं लग रहे हैं आप बिल्कुल भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे आज जी, मुझे देख के आपको बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देख के। और कल तो मैं बहुत निराश हुआ था आपको देख के, लेकिन मैंने कहा था कि जरूर आइएगा आप। और जो आपने बात कही थी उसका मुझे बहुत निराशा। बोले आपसे, आपने कहा एक बात कि मैं डिप्रेस्ड हूं और जीवन को खत्म करना चाहता हूं। मैंने कहा ऐसा कैसे होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बातचीत के लिए लोग ना मिलें या बातचीत करने वाले लोग ना मिलें तो बात समझ में आती है। जब बातचीत करने वाले लोग हैं और उसको बातचीत करके समस्या का सुना जा सकता, कुछ ना करें कम से कम सुन तो सकते हैं ना लोगों की बात। तो आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके चेहरे की मुस्कान मैंने देखी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। वो तमाम सारे लोग जो आज मेरे शो में शरीक हो रहे हैं, उनसे मैं मेहमानों का तारुफ कराऊंगा। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं बाबा जी, गुरु जी, एक बात कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर थोड़ी दया कर दो। अगर थोड़ी दया हो जाए, अगर थोड़ी मिल जाए मुझे, तो बस 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 बस, और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे थोड़ा सा थोड़ी दया चाहिए आपकी। नहीं, आप बादशाह हैं, मुझे थोड़ी दया चाहिए आपसे, भीख मांग रहा हूं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। वहां बैठो, मेरी आवाज तो बहुत दूर तक जाती है। हाँ, बैठो। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे पहले आपका तारुफ कराऊंगा। जेपी लोहिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राहुल लाल जी, जर्नलिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कंज्यूमर फोरम में भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण खेरा जी, जो भी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, खास तौर से चैप्टर हेड नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। आप सोचेंगे आज ये रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोगों को क्यों बुलाया, मैंने खास मकसद से बुलाया और मैं बताऊंगा कि मैं क्यों आज मैंने इनको खास तौर से बुलाया है। नई तरह की शुरुआत है, मैं सोशल इश्यूज से आजकल बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं और इसी मकसद से मैंने आज आपको बुलाया है। और जो यहाँ की रिवायत है, जो यहाँ का रिवाज है, जो पहली बार शो में आता है उसका ताली बजा के, हाँ शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पॉलिटिकल पार्टीज में से विमल कुमार जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी जी आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चा अब स्वस्थ है और रिकवर हो गया है डेंगू से, और हमारे उपाध्याय भाई ऑटो वाले लौट आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज जो है दो बातें, आज वर्ल्ड फूड डे है। फूड डे से मतलब यह है कि हम सारे लोग, मेरा तो लगभग बहुत सारा हिस्सा फुटपाथ पे गुजरता है और बहुत, मैं यहीं खड़ा हो जाऊंगा जिससे कि आपका मुद्दा दिखता रहेगा, मैं जानबूझ के खड़ा हो रहा हूं यहां पे। तो वर्ल्ड फूड डे है आज और तमाम सारे लोगों को पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। और बातचीत का सिलसिला यूं जोड़ता हूं कि खाने का शौक सबको है, लेकिन एक सवाल जरूर है कि आपकी जो थाली है, यानी जो आप खा रहे हैं, उसमें क्या मिलावट है या नहीं है। अगर मैं कहूं कि मिलावट है या नहीं है, यह सवाल मैं पूछूं तो लगभग हर आदमी यहां कह देगा कि कह नहीं सकते, और कुछ लोग जो श्योर हैं वो कह देंगे मिलावट होगी, जरूर होगी। क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया, जब भगवान के प्रसाद में मिलावट हो सकती है तो फिर तो कहीं भी कुछ भी मिलावट हो सकता है। दूध के सैंपल्स फेल हो जाते हैं, मसाले बमुश्किल से पास होते हैं, पास होते भी हैं, कुछ तो फेल ही हो जाते हैं। 100 से ऊपर के जो सैंपल्स हैं वो फेल हो गए, बड़े बड़े ब्रांड फेल हो गए। मसालों की बात कर रहा हूं, घी आपने सुना ही कुछ दिन पहले। लेकिन आज वर्ल्ड फूड डे है। मैं बाहर खाता हूं, बहुत खाता हूं, क्योंकि चलता हूं फुटपाथ पर, तो कहीं भी जो चीजें होती खा लेता हूं। लेकिन इस बार पहली बार हुआ कि मैडम, पहली बार हुआ कि जब मैं लोकसभा चुनाव में जा रहा था, बीमार पड़ा।
ऐसा कम होता है क्योंकि मैं अपने को बहुत इस बात का ध्यान रखता हूं, लेकिन मैं बीमार पड़ा। अब इस वजह से बीमार पड़ा हूं कि कोई मिलावट हो, ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अब बाहर खाने में डर लगता है। अब बाहर खाने में डर लगता है कि खाऊं या ना खाऊं। जब प्रसाद का सुन लिया उसके बाद तो लगने लगा। तो आज वर्ल्ड फूड डे है, मिलावट पर बात है, हम सारे लोगों को सचेत होने की बात है। हम क्या करें, हम एक नागरिक हैं, हमारे अधिकार, हम तो जो पैसा देते हैं, हमसे जो पैसा मांगा जाता है हम दे देते हैं, लेकिन जो सामान लेके आते हैं, हाँ जी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। कैसे? उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब आपको एक सिचुएशन देता हूं। एक तो जहरीली हवा, जिस पर बात करूंगा मैं, जब निश्चित तौर से आज नहीं कर पाया तो कल बात करूंगा। जहरीली हवा दिल्ली में रहते हैं और अब तो हर जगह। और दूसरा वो जो खाना खा रहे हैं वो जहर से कम नहीं। भविष्य मेरे सामने खड़ा है, सुरक्षित इसको करना है, तो कैसे करें यह सवाल है कि एक तो जहरीली हवा खा ही रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें जी रहे हैं, और दूसरा ये जो हम थाली खा रहे थे, थाली में जो भोजन कर रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। उसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सरकार ने 2 नियम बनाए बड़े। आज तो यूपी सरकार का मैं देख रहा था, मिलावट को लेकर, और एक जो मानव अवशिष्ट है उसको लेकर भी सामने बात आई है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जनाब बोलिए। प्रतीक भाई देखिए, आज होटल, रेस्टोरेंट, चाहे ढाबे हों, इनसे एक विश्वास उठता जा रहा है, और मैं आपकी शुरुआत, इस बात की शुरुआत यहाँ पर देवतुल्य जनता खड़ी है इसके माध्यम से करना चाहूंगा। मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार इस देवतुल्य जनता की तरफ एक बार कैमरा कर लीजिए। क्या आप में से कोई भी साथी थूक का खाना खाना पसंद करेंगे? मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ जाऊंगा। प्रतीक भाई नहीं, बिल्कुल, तो बात तो रख लो सर। क्या इतनी देवतुल्य जनता खड़ी है, एक बार हाथ उठा करके इस बात का समर्थन करेंगे या इसका विरोध करेंगे? हाथ उठा करके विरोध करके एक बार बताइए। नहीं, इसमें आधे उठाए, आधे ने नहीं उठाए। मैं ये कहूंगा सारे लोग उठा के हाथ कर दीजिए विरोध। क्या कोई मैं आ रहा, लोहिया जी, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। कौन थूका हुआ खाना खाएगा? कोई खाएगा? तो इसको तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। उसको ये कहना जिसने थूका है उसको ही पहले टांग दीजिए ऊपर, उसको ही टांग दीजिए। जी ऑफ कोर्स, नाउ आई गिव यू चांस। जी, और इसमें यूपी गवर्नमेंट की सराहना करनी, उस बिल लेके आ रहे हैं, और बिल लेके आ रहे हैं, और बड़ी सख्ती से उन्होंने कहा कि ये जो नॉन अवेलेबल है, एक तो विश्वास का खंडन, ये दोहरा अपराध है कि हम आपसे सामान ले रहे हैं और आप उसमें कुछ मिला रहे हैं, और ये आप कुछ भी अपशिष्ट मतलब जैसे मिसाल के तौर पे थूकना। मैं आ जाऊंगा बहन, आज सवाल आपका भी ले लूंगा। जी बहुत दिनों के बाद आज आपने हाथ उठाया, 5-6 दिन से देख रहा था आप खड़े रहते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम मुकुल है सर। मुकुल बोलिए। सर मैं लास्ट 4 ईयर से एक सूस शेफ के रिगार्डिंग में काम, आगे आइए, पास है, सेफ फूड सूस शेफ में काम करता था मैं। हाँ। ले मेरिडियन में मैं काम कर चुका हूँ, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है फूड के बारे में। जी, बट आपके शो के माध्यम के थ्रू मैं फर्स्ट टाइम ये बोलना चाहता हूँ, जो सर ने आज एक क्वेश्चन उठाया, क्या आप थूका हुआ खाना खाएंगे, इसके रिगार्डिंग मेरे दिल में बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है। देखिए, कोई भी एक ऐसा शख्स जो खाना बनाता है वो पहले थूक नहीं डालता। अगर आप बोलेंगे कि आप प्यार से खाना खिलाएंगे तो हम प्यार से खिलाएंगे। अगर आप एज ए स्टैंड अप, ठीक है वो पॉलिटिशियन पार्टी से बिलोंग करता है, एग्री, आई रिस्पेक्ट हिम, बट ऐसे एक बोलना किसी फूड के रिगार्डिंग, अगर हम उस चीज में काम करते हैं ना, तो मेरे को इस चीज से बड़ा दुख हुआ है कि उन्होंने स्टैंड अप। एक क्वेश्चन, आपका नाम भूल गया एक बार? मुकुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कोई थूका हुआ खाना क्यों नहीं बनाएगा? जो खाना बना रहा है वो क्यों थूकेगा? लेकिन हां, अगर कोई कर रहा है बदमाशी, वैसे तो यह भी बात सच है कि प्रसाद में कोई क्यों मिलावट करेगा, तो सवाल उठ के मुकुल तुमसे भी पूछा जा सकता है। यही सवाल ये तुमसे पूछ सकते हैं कि प्रसाद में कोई क्यों मिलावट करेगा, दूध में कोई क्यों मिलावट करेगा, लेकिन हुई, सैंपल्स फेल हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि अगर कोई कर रहा है तो उसकी सख्त सजा होनी चाहिए, निश्चित तौर से सजा होनी। जी अब अपनी बात कहिए, फिर बैठिए। तो मैं योगी सरकार की इस कानून जो लाया जा रहा है इसकी मैं बहुत बहुत बधाई, और उनको इस बात की बधाई देता हूं कि इस प्रकार का कानून वो लेकर के आ रहे हैं। लेकिन प्रतीक भाई, ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। कोई भी इंसान किसी भी होटल में बैठ करके थूका हुआ खाना, जिसमें कि रोटी में, सब्जी में थूक मिलाया जा रहा है, उसको कोई भी इंसान नहीं खाना पसंद नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। प्रतीक भाई, ये लोग हैं कौन? ये लोग हैं कौन? मैं ये वो लोग हैं जो देश के विरोधी भी हैं, समाज के भी, जो समाज का विरोधी है वो देश का विरोधी भी है। क्या आज
कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन वाले लोग। देखिए मैं बैठिए लोहिया जी बैठिए बैठिए। एक मुद्दा है और वो मुद्दा है सारी पार्टियों से ऊपर उठकर, वो मुद्दा ही सारी पार्टियों से ऊपर उठकर है, और वो ये है कि हमको इस मामले में बिल्कुल पंचुअल नहीं, बिल्कुल कठोर होना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई हो। भाई जो हम खा रहे हैं उसमें कोई थूकेगा, जो उसमें कोई मिलावट करेगा, ये तो घोर अपराध है। जी मैं आ गया, पाप है, बिल्कुल कहा आपने, सही कहा पाजी मैंने आपकी बात मान ली, ये पाप है, मैंने कहा, शब्द कह दिया मैंने, पाप है। जी वेरी गुड। कोई कहां से आना हुआ? जबलपुर। बोलिए। आज की इस डिबेट को अगर हेल्दी रखना है तो 4 शब्दों को प्रोहिबिट करना पड़ेगा: मुसलमान, हिंदू, गाय, कॉन्स्टिट्यूशन और अपना बुद्धिज्म। ये 4-5 शब्द जो है भाजपा कांग्रेस इसको छोड़कर, ये सब बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स हैं, आपको सुनने के लिए खड़े हैं और आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं आपको सुन के आया। तो मेरा एक विनम्र निवेदन है कि जितने लोग यहाँ पे आज प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, कृपया एक 4-5 जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनका ध्यान रखें, और इन 5 शब्दों के अतिरिक्त आपको कुछ बहस करनी है और अपने विचार रखने तो रखें। मैंने एक बात कह दी, आपने भी बड़ी अच्छी बात कही, मैंने एक बात बहुत स्पष्ट कह दी, मैं दे दूंगा लोहिया जी। मैंने एक बात और स्पष्ट कह दी, अगर कोई आपके प्रसाद में मिलावट करता है, आपके खाने में कोई मिलावट करता है, वो इंसान हो ही नहीं सकता, उसका अपराधी है, उसको अपराधी की सजा देनी चाहिए और उसके लिए जितना सख्त कानून बनना चाहिए। जी भैया क्या नाम है? सौरभ त्रिपाठी नाम है सर। जी बोलिए बाबू। सर ये जो मिलावट की बात कर रहे हैं प्रसाद की, वो एक मानसिकता के तहत भी हो सकती है, लेकिन सर जो अभी जैसे मान लीजिए जो करप्शन हो रहे हैं, फूड सिक्योरिटी इंस्पेक्टर जो होते हैं कहीं जाते हैं कुछ जांच करने, तो वहां पैसे देकर उनको पास करवा दिया जाता है, ये भी एक मुद्दा है सर। ये मुद्दा नहीं, ये बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है और ये बड़ा मुद्दा है, इसमें इसको भी देखा जाना। जब तक इस पे नहीं होगा सख्ती, क्या हम बिक जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम बिक जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं बिल्कुल ले लूंगा आपसे। रेस्टोरेंट एसोसिएशन से आज मौजूद हैं, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मैं जैसा, क्योंकि ये इन्होंने हमारी तरफ से, आपने फूड पे कुछ किया है, कोर्स किया है, क्या किया है? मैंने सू शेफ का काम करा है। जी मैं ये बात कहता हूं आपसे, एक बार पूछना चाहता हूं कि आखिर रेस्टोरेंट का नाम लिखा हो, ओनर का नाम लिखा हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए हमारी समझ से। कोई आपत्ति नहीं सर। सबसे पहले मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज जैसे यूपी सरकार ने जो घोषणा करी है, हम उसका नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन बहुत स्वागत करते हैं। हमने आज ये भी उनको रेकमेंड करा है कि आपने ये तो लिख दिया कि नाम लिखा होना चाहिए, बट किस तरीके से नाम लिखा होना चाहिए, कितनी भाषा में नाम लिखा होना चाहिए, उस जो नाम लिखा उसका क्या फॉन्ट साइज होना चाहिए, कौन पढ़ सकता है कौन नहीं पढ़ सकता, इसका भी फॉर्मेट आए जिससे हम उसको पालन करें। एग्जीक्यूशन करना बहुत जरूरी है। एक आइडिया या एक लॉ की कोई वैल्यू नहीं है अगर वो ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट ना हो पाए। हम बस आपस में बहस करते रहेंगे और उसका कोई मापदंड नहीं होगा। दूसरी बात जो समझने वाली बात है कि आज रेस्टोरेंट, कैफे, पब, बार, जितने भी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, हाँ, ये सिर्फ 20% है। 80% जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठेले पे, ढाबे पे, ये सारा हिस्सा 80% है। तो आप ये सोचिए कि आज अगर हमारी देश की जो जनसंख्या है, 80% जनसंख्या जो है वो बाहर खा रही है, तो अगर हम एज एन ऑर्गेनाइज्ड वेंडर हम सारे मापदंड कर रहे हैं, हम सारे के सारे सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, हम सारे ट्रेंड स्टाफ ले रहे हैं, हर एक तरीके का ट्रेनिंग दे रहे हैं, समझा रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि हम एक ही जगह हैं। बट जो दूसरा आदमी जो आज एक सड़क पे कर रहा है, उसके पास ना रेफ्रिजरेशन है, जिस हिसाब से मैं आपसे सीधा सवाल, आपने वीडियोस देखे वाले? बिल्कुल देखे हैं सर, बहुत शर्मनाक वीडियोस हैं सर, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक वीडियोस हैं। बहुत ज्यादा आपत्ति होती है, बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ठेस पहुंचती है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आप सोचिए जरा, कोई कैसे कर सकता है? आटा चपाती जो आप खा रहे हैं, उस चपाती को कैसे बनाया जा रहा है, मैं तो नाम ही नहीं ले पा रहा हूं। आज सुबह का वीडियो है। हाँ जी, आज सुबह का वीडियो है, गाजियाबाद में जो हुआ है। ऐसा दृश्य देख के तो रोंगटे खड़े हो जाएं कि अब कहां करें, घर में भी खाना ना खाएं। आप ये सोचिए, आज ये हालत हो गई हमारी कि हमारा विश्वास, आप तो बाहर की कह रहे थे, मैं सड़क की कह रहा हूं, मैं तो घर की बात कर रहा हूं कि हम घर में जा रहे हैं, तो कोई इंसान किस मानसिकता से कहां तक चला जा रहा है? हम तो हमारा मुल्क ऐसा है, जब भोजन को भी प्रसाद प्रणाम करते हैं, अन्नपूर्णा का प्रसाद मानते हैं, वहां से शुरू करते हैं, और यह स्थिति है
जी भैया, खाने में सभी जगह मिलावट हो रही है, इसीलिए तो हिमाचल में कांग्रेस ने ऑर्डर निकाला कि आप सभी जगह नाम लिखिए। और नाम लिखने में दिक्कत क्या है? आपका चैनल न्यूज 18 है तो आपने नाम लिख रखा है, उसमें क्या दिक्कत है? किसी को क्या आपत्ति है? और आज वाला भैया जी मामला कह रहे हैं तो नौकरानी ने पूरे घर के खाने में मिलावट कर रही थी और सब लोग जब बीमार हो गए तब उन्होंने सीसीटीवी चेक किया, तब उन्होंने सामने आया कि नौकरानी कई दिनों से मिलावट कर रही थी, थूक मिला रही थी, पेशाब मिला रही थी, क्या मिला रही थी वही जाने, जो मिलावट जरूर हो रही थी। जी अच्छी बात है, जहां हम खा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, उस जो बिल में जो प्रपोज किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, गवर्नमेंट ने, उसने कहा कि अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और आपको लगता है कि इसका स्वाद बेस्वाद है, आप उठ के जा सकते हैं, बिल आपको देने की जरूरत नहीं है। और ये कई तरह के प्रपोज किए हैं उसमें बिल, निश्चित तौर से महत्वपूर्ण है। और मैं मिलावट को लेकर, कई ऐसे मुल्क हैं, मैं अक्सर लोग बहस में कह देते हैं कि हमारे यहां बलात्कार की सजा मौत होनी चाहिए, सामने खड़े होकर गोली मार देनी चाहिए, कहते हैं लोग यहां पे अक्सर डिबेट में, क्योंकि आम जनता खड़ी होती है और बोलती है, वो बात अलग है, उसका तर्क भी होते हैं, फिर उसके कुछ और तर्क निकलते हैं। लेकिन कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर यहां भी प्रावधान, अगर आप दूध में या किसी चीज में मिलावट करते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिसको कि लोग उपभोग करते हैं, उसकी सजा भी सजाए मौत है, उसकी भी सजा सजाए मौत है। लेकिन नहीं, हम बड़ी आसानी से जो बात कर रहे थे ना, फूड इंस्पेक्टर वाली बात, हम बहुत बच जाते हैं। जी मैं एक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। प्रतीक जी, थोड़ा समय देना पड़ेगा। देखिए, क्या अभी एक साथी ने कहा कि ये 5 शब्द हटा दीजिए, मैं ये कहता हूं कि एक मैं ऐसा शब्द आपको सबको देता हूं, बड़ा गौर से फरमाइएगा, वो शब्द है ग्राहक। देखिए, पूरे वैश्विक परिस्थिति में जो है लगभग 400 करोड़ महिलाएं हैं, 400 करोड़ पुरुष हैं, ये सबसे बड़ी इकाई है। उसके बाद धर्म के आधार पे, उसके बाद काम के आधार पे, उसके बाद संप्रदाय के आधार पे तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो एक चीज है जो हम सबको यूनाइट करके रख सकती है, वो है ग्राहक। नवजात शिशु से लेके अंतिम यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक है। और अगर मैं बृहद परिधि में अगर इसकी व्याख्या करना चाहूं तो इनडायरेक्टली समूची प्रकृति ग्राहक है। हम जानवरों के लिए भी तो खरीदारी करते हैं। अब विषय आता है जो है फूड एडल्ट्रेशन का, जो विषय आया, मैं जिस संगठन से जुड़ा हूं, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ग्राहकों के लिए देश में सबसे पहला कानून ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 जो पार्लियामेंट के अंदर जो पास हुआ, उसमें राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर। 24 दिसंबर 1986 को जो पहला लॉ आया और संभवतः पहली तारीख है कानून के तौर पर जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के तौर पे। अब मैं आपको वाकया बताता हूं। पिछले दिनों जो है, मैं आपने घी में मिलावट की बात की, बड़ा इंटरेस्टिंग, सारी सरकारें, राज्य सरकार नहीं, पूरी केंद्र सरकार भी, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट रखता हूं मैं आपको। मैं गया फूड एफएसएसआई के चेयरमैन से मैंने इंटरेक्शन किया कि इसको लेके एक फैक्टर होता है, चूंकि मैं पीसीएम का विद्यार्थी हूं, तो आरएम फैक्टर उसको बोलते हैं, रिसर्च मिसल वैल्यू जिसको बोलते हैं। वो पहले स्टैंडर्डाइज थी 28, अभी सरकारों ने या तमाम जो है जो तंत्र है उसने मिलकर क्या किया, उसको रिवाइज किया, 24 कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आप आकर्षित कर रहे हैं कि घी में मिलावट करिए। अगर मान लीजिए उन समसामयिक परिस्थितियों में अगर वो चीजें थी तो आपने मतलब फॉर तत्कालिक या क्या ऐसा किया जो आपने उस स्टैंडर्डाइज वैल्यू को आपने जो 24 कर दिया। अब 20 जो उसका जो ब्रैकेट होता है, स्टैंडर्ड जो है 28 से 33 के बीच में जो ये मानक होता है, ये ब्रैकेट होता है, आप 28 से भी नीचे लेके आ जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकारों में, के नाम नहीं लूंगा। जो आज मैं बात कर रहा हूं जो है जीवन की बात कर रहा हूं, ग्राहक के नाते मैं बात कर रहा हूं। लोग सवाल पूछते हैं कि इस देश में इतनी आबादी है, दूध इतना कहां से आ जाता है, घी इतना कैसे बन जाता है? मैंने आपको आरएम फैक्टर का आपको एक हवाला दिया ना, इस तरह से तमाम वो चीजें हैं। हाँ जी, आम आदमी पार्टी कुछ कहना चाह रही है। देखिए, अलग बात है, आज देखिए घी की बात करते हैं, मैं गांव की उससे आता हूं, 1500-1600 रुपए किलो घी मिलता है, लेकिन पूजा वाले घी के नाम से मांगेंगे तो 150-200 रुपए किलो घी मिल जाता है। ये देखिए, ये हमारी नैतिकता है त्रिपाठी जी, ये नैतिकता है कि पूजा वाला जो घी है तो भगवान आपकी बात काहे सुने? खुद मौलाना बिल्कुल बात सही कह रहा हूं, दुरुस्त कह रहा हूं। जो तुम तो खाओ 1500 रुपए वाला और भगवान से कहो कि तुम 150 रुपए वाला ले लो घी, ये हमारी नैतिकता है गुरुजी। मैं आया, खड़े भैया दया जी, ये नैतिकता है कि 150 रुपए वाला पूजा वाला। सही कहा आपने पवन जी कि 1.5 मैं दे रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा, आप ही बोलेंगे। 50 रुपया किलो मिल जा रहा है। हाँ जी, कानपुर में तो मैंने देखा कि मैं कानपुर की तो बात ही नहीं करता। हाँ जी सर, उसको दुकान पे रखने के लिए अप्रूव कौन देता है? कौन जो अप्रूव करता है? 50 रुपए किलो घी अगर बिक रहा है तो अप्रूव कैसे हो रहा है, कैसे बिक रहा है? ये सवाल है और ये महत्वपूर्ण सवाल है।
तो मैं पिछले दिनों जब चेयरमैन उनके नीचे, फिर उन्होंने जो है सब्जेक्टिव जो बॉडी थी उसके डायरेक्टर को मेरे को जो है वो किया, एड्रेस किया, मैंने जाके प्रपोजल दिया, वो अंडर कंसिडरेशन है। तो मैं सरप्राइज था, मैंने कहा आप चाहे सेक्रेटरी किसी भी लेवल के लोग हों, जो है जो मेरा कंसर्न है, क्या नाम, जो पूरे मतलब नेशन वाइड लोगों को लेके जो है, तो वो कमेटी जो है विचार कर रही है, और संभवतः अगर वो इस पर फैसला लेते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको रिवाइज करेंगे, तो कम से कम घी में मिलावट पे जो है वो लगाम लगे। सवाल सिर्फ घी का नहीं है, सवाल यह है कि सारी चीजों की जो मिलावट है उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध होना चाहिए जी, और कड़ा प्रतिरोध। देखिए, इन्होंने घी के बारे में कहा, उसी प्रकार से केंद्र सरकार ने सरसों तेल में भी 20% जो है कि अन्य चीजों को मिलाने की अनुमति दे दी है। तो अब ये जो इस और ये मैं आप जब ये कहा करिए, क्योंकि आप पत्रकार हैं, तो ये तथ्य पूरे बताया करिए, कब से शुरू हुआ ये भी बताइए, पैमाल कब से मिल रहा है और कब से कौन कौन चीजें परमिसेबल हैं, ये जरूर बताया करिए। लेकिन यही वो आ गया ना शब्द, केंद्र सरकार ने जो है, अरे मैंने किसी सरकार का नाम नहीं लिया, जो है मैं तमाम अच्छी चीजों की जो, अरे उत्तर प्रदेश सरकार का एक विधेयक लाना, रुको, नहीं मैं दे दो, आप इनकी भी अच्छा। चलिए ये तमाम लोग बातें कर रहे हैं ना, देश में एक सरकार के द्वारा अगर ये विधेयक लाया जा रहा है कि फूड अडल्ट्रेशन के खिलाफ अगर इस तरह का कानून, तो बाकी के लोग आगे आएंगे क्या? जो आने को तैयार हैं आप? तमाम राज्य सरकारें तैयार हैं? देखिए बिल्कुल पार्टी लाइन से हट के बात करिएगा। पार्टी लाइन से हट के बात कर रहा हूँ। क्या खाद्य में अपमिश्रण कोई राज्य विशेष की समस्या है या राष्ट्रीय समस्या है? क्या उत्तर प्रदेश के दायरे में हो रहा है और बाकी अन्य जगह नहीं हो रहा है? ये एक राष्ट्रीय समस्या है। तो ऐसे स्थिति में अगर इससे संबंधित कानून अगर केंद्र सरकार लेके आए, तो प्रथम दृष्टिया में कानून पूरे अवेलेबल है, 86 में कानून बना, राजीव गांधी ने बनाया। मैं कह रहा हूँ कि कानून तो खाद्य अपमिश्रण के संबंधित कानून 1954 में आ चुके हैं सर। बड़ी समस्या क्या है इस देश में? जो एक दर्शक के एक हमारे यहाँ पे जो सामने में दर्शक बंधु, उन्होंने बड़ी गंभीर समस्या की तरफ कहा, कानूनों की भारत में कोई कमी नहीं होती, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो? जैसे इन्होंने भी कहा, उनके बात से भी सहमत हूँ। इंस्पेक्टर राज है यहाँ पे बना हुआ है, इंस्पेक्टर आते हैं, रिश्वत लेके चले जाते हैं। तो आप कितना भी कानून को कठोर कर लीजिए, हम लोगों ने निर्भया प्रकरण में देखा, क्या 2013 में कानून कठोर नहीं हुए? राइट, टेक इट योर पॉइंट। देखिए बिल्कुल मैं सहमत हूँ। देखिए पार्टी की बात नहीं है, आज देश में कस्टमर्स के लिए भी बहुत सारे कानून है, जैसे उन्होंने बताया, और फूड सेफ्टी के लिए बहुत सारे कानून हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है? सारे के सारे आइटम पास हो जाते हैं। देखिए सेल्स आफ्टर सर्विस, अगर आपने कोई फ्रीज खरीद लिया, उसमें कोई खराबी निकल आई, तो ग्राहक चक्कर काटता रहेगा, कस्टमर सर्विस में फोन करता रहेगा, समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या इस बात के, कानून पहले भी थे, कानून आज भी और आगे भी रहेंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन किस आधार पर होता है, उसके बाद सजा कैसे मिलती है, उस पर हमको बात करने की जरूरत है। किसी एक राज्य सरकार की बात नहीं है। राइट, आई एग्री पवन जी। इतनी सफाई से बोलने की कला पता नहीं इन लोगों को कैसे आ गई, आम पार्टी वाले लोगों को। सर एक बात कहते हैं कि सिर्फ एक दिन ये फ्री स्टिक करेंगे, मैं पार्टी का नाम एक दिन ये जनता का शो है, जनता के बीच में हमेशा आप रहे हैं और बरसों तक रहे हैं सर। एक बार एक दिन घोषणा कर दीजिए कि इस दिल्ली में जो राशन बढ़ता है, सिर्फ उस राशन वाले लोग, इसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं, एक एक मुट्ठी चावल और एक एक मुट्ठी गेहूं लेके आ जाएं। सैकड़ों लोग आएगा सर। अगर उसमें से एक आदमी अगर दिखा दे कि ये मानव को खाने वाला गेहूं और चावल है, तो आप जो सजा दीजिए। पहले सरकार में सुधार होनी चाहिए। केवल जिस जगह कह रहे हैं, जिस जगह सुधार की बात आप कर रहे हैं, वह सुधार तो होनी चाहिए। सरकार पहले सुधर जाए, उसके बाद कानून बने। राइट, बैठिए सर जी। वो जो जानवर भी नहीं खा सकता, मैं समझ गया, बस दया जी ने अनुभव के साथ कहा। बैठिए सर, सारे लोग बैठिए। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू कर रहा था, लेकिन जो लोग आज आए थे मैं उनसे बात नहीं कर पाया। बैठिए प्लीज, सिट डाउन। यह मुद्दा ऐसा है कि चलता रहेगा, बातचीत होती रहेगी, और यह ऐसा है कि जो लगातार पूछा जाना चाहिए सवाल रोज लगातार हर बार पूछा जाना चाहिए। आज तो वैसे पूर्णमासी है ना जी? हाँ, मैं देख रहा था, चंद्रमा बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रहा था जी। IT असिस्टेंट पोस्ट इन स्कूल लास्ट 20 ईयर्स, क्या हो गया जी? सर हमें पिछले 3 महीनों से कोई सैलरी नहीं, कोई हमारा कहाँ से हैं? सर हम दिल्ली से ही हैं, यही लक्ष्मी नगर से आए हैं हम लोग। दिल्ली सरकारी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में IT की टीचर्स हैं? टीचर्स नहीं, असिस्टेंट है सर। जैसे डाटा एंट्री होते हैं, ऐसे ही हम लोग हैं। तो हम लोग कंप्यूटर का वर्क करते हैं। हम प्राइवेट कंपनी के थ्रू हम कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए सर। ना तो 3 महीने से कोई सैलरी, फेस्टिवल सीजन चल रहा है सर, कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं, हमें कोई ऑर्डर नहीं। कि हम सभी अधिकारियों के पास जा चुके हैं अपनी बात को लेकर, हमें कोई भी जवाब ठीक से नहीं दिया जा रहा है। बस हर बार यही कहा जाता है कि आपका काम अंडर प्रोसेस है। 3.5 महीने हो गए बिना तंग। एक मिनट सर,
तुम्हारे घर में अगर रोटी बन रही है या तुम्हारे घर में रोटी मौजूद है, इसका मतलब यह नहीं कि बगल वाले की परेशानी तुम नहीं सुनोगे। यह भी एक मिलावट है और यह मानसिक मिलावट है, और यह भी अपराध की श्रेणी में ही रखता हूं मैं इसको, कि दूसरे की बात नहीं सुनना, सिर्फ अपनी बात में खीसे निपोड़ देना। सर हम भी आम जनता हैं, आप बताइए 3.5 महीने बिना तनख्वाह के घर चलाना इस घोर कलयुग में कैसे आसान है? हम कहां से अपना घर चलाएं? बहन, कलयुग में छोड़ो, त्रेता में भी होती तो पेट ना पलता, द्वापर में भी होते तो पेट नहीं पलता। मैं एक बात कहता हूं, आईटी असिस्टेंट पोस्ट पे पिछले 20 वर्षों से कार्यरत हैं दिल्ली के स्कूलों में आईटी असिस्टेंट, और 3 महीने से सैलरी नहीं आई। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जून में खत्म हो गया था। और बहन, एक ही बात कह सकता हूं कि अभी थोड़ी देर में डिबेट शुरू होने वाली है, और जब डिबेट शुरू होगी और जहां पे मैं पहुंचूंगा वहां तो बड़े बड़े ऊपर वाले लोग भी मानने लगते हैं कि हाँ नहीं करूंगा, मैं करूंगा, आने दीजिए। हाँ नहीं वो आएगा। अभी डिबेट में बात करता हूं। मैंने आपकी प्रॉब्लम सुनना बहुत जरूरी था। बातचीत के सिलसिले को मैं आ रहा हूं बाबू, आ रहा हूं, एक मिनट वेट करना। आपकी बात सुनना बहुत जरूरी था, आपकी बात को रखना जरूरी था, और आपने एफर्ट किया। नो कॉन्ट्रैक्ट नो सैलरी, सैलरी भी, कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यूअल नहीं हुआ, सैलरी भी नहीं आई। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मैं पंजाब से हूँ, जीरकपुर से। जी बोलिए। तो मैंने कल बात हुई थी, वो जी बोलिए। गीत कहना चाहता था, जलेबी वाला। हाँ जी बोलिए। पूरी बात नहीं सुनूंगा, थोड़ी सुनूंगा। जितनी सुनेंगे आप। हाँ। आपके भाई बोलिए। रही जलेबी फीकी फीकी, रस किस्मत ने भरा नहीं, हरि भूमि में हारे राहुल, हरि भूमि में हारे राहुल, जादू उनका चला नहीं। अब एक मिनट रुकिए, ये कविता अधूरी है। अभी महाराष्ट्र के चुनाव भी हैं, और उसके बाद झारखंड, दोनों लगे चुनाव है। उसके बाद वो पूरा जब हो जाए तब उसके बाद पूरा बंद बनाइएगा, अभी अधूरा है मामला। जी मैं लौटता हूं। आज जम्मू कश्मीर में, एक मिनट वेट करिए, जम्मू कश्मीर में आज एक दृश्य था। INDIA के सारे सदस्य मंच पे मौजूद थे। दृश्य बड़ा अच्छा था, मनोहारी लग रहा था, देख के बड़ा अच्छा लगा। बीजेपी का पहला कमेंट वहां से लूंगा, उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला शुरू कर दूंगा। जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं प्रतीक जी, ये बरसाती मेढक है, या बरसात में ही दिखाई देते हैं। आपने देखा किस तरीके से आज जो है साथ में खड़े हुए दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के चुनाव में जो है कमलनाथ कहते हैं कि कौन अखिलेश वकीलेश, और अभी देखा आपने जो है हरियाणा का चुनाव हुआ, उसमें जो है इनके जो है नसीहत देते हुए जो है संजय राउत सामने आ रहे हैं। संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमको साथ लेकर नहीं चले, यही हाल होगा तुम्हारा। आपने देखा किस तरीके से मुहावरा कहते हुए जो है राघव चड्ढा दिखाई दे रहे हैं। मैं वही कहना चाहता हूं, ये बरसाती मेढक है। दूसरी चीज आप देखिए, जो है आज जो है झारखंड में जो है चुनाव होने वाला है, 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के साथ। राइट, अभी तो पहले एक वन बाय वन। जी पहला रिएक्शन ये बताइए, आप ये कौन सा गोंद लाते हैं आप? कौन सा ऐसी चीज चिपकने वाली, जैसे रिजल्ट हुआ सब एक साथ मंच पे, और जैसे चुनाव हुआ सब बिखर गए, ये होता कैसे? कहां प्रदीप जी, हम लोग साथ ही तो लड़ रहे थे, और ये जो गोंद जिसका आप नाम पूछ रहे हैं, ये मोहब्बत की गोंद है। मोहब्बत की गोंद है। ये कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों में ही मिल सकती है। जहां घृणा होती है, जहां नफरत होती है, जहां धार्मिक विद्वेष होता है, जहां जातियों के नाम पे विद्वेष होता है, वहां पे ये गोंद नहीं आया। जी जनाब, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, खासकर दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि हरियाणा की जनता को नमन करिए, प्रणाम करिए कि उसने देश को बचा लिया। कैसे? ऐसे आप देखिए, हुड्डा जी गए, बोले हरियाणा में हमारी सरकार बनती है तो हम शंभू बॉर्डर खोल देंगे किसानों के लिए। और आप ट्रैक्टर पर, मैं मीडिया कहना चाहता हूं, हुड्डा जी ने जब कहा, मीडिया ने नहीं दिखाया, ट्रैक्टर को जाकर के देखिए, ऐसे बनाया गया है जैसे वो जंग के मैदान में जाने वाला है, जंग से वो जंग के मैदान में जाने वाला है। वो भूपेंद्र हुड्डा जी, एक बार सुनिए आप, जो जिन किसानों की बात करते हो, वो किसान नेता जो किसान का संचालन कर रहे थे, 1170 वोट मिले हैं उनको, 1170 वोट मिले हैं, उनकी औकात क्या है? और एक बात, रुको एक मिनट, आराम से, कूल डाउन। नहीं बोलने क्यों नहीं देंगे? अरे सुनो, अरे आराम से सुनो मेरी बात। मिलावट पे बात की थी, ये दूसरी तरह की मिलावट है, तो चुपचाप खड़े। जी आप प्रतीक जी, मुझे आपत्ति है, राजनीतिक बातें कर लीजिएगा, लेकिन किसानों को रोकने की बात, वो किसान जब खेत में मेहनत करता है, अनाज उगाता है, सब लोग खाना खाते हैं, कोई रुपया खा के पेट नहीं भरता है। किसान की मेहनत को समझिए, किसान को गाली मत दीजिए, किसान का हक है दिल्ली में। किसान, एक मिनट, किसान
नहीं कपूर साहब बीच में मत आ जाइएगा, आराम से आराम से आराम से आराम से। एक मैं आपको रोक रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, किसी की जरूरत नहीं जो यहां पे किसान या कहीं भी किसान के बारे में एक शब्द या एक सेंटेंस बोल दे, सवाल ही नहीं। मैं आ रहा हूं, इन्होंने एक सवाल किया कि वो ट्रैक्टर जो है, वो ट्रैक्टर ऐसा लग रहा था, वो ट्रैक्टर के बारे में बोल रहे थे सिर्फ, कि वो ट्रैक्टर ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कि वो कहीं सेना में जंग में जाने वाला। हाँ जी वो ट्रैक्टर जिस हिसाब से चला रहा था वो किसान नहीं था, अच्छा ठीक मैं पूरा चांस दूंगा, पवन जी को भी दूंगा, लेकिन बहस कुछ और है, बहस का तरीका कुछ और है। आराम से कहो जी। और उसके बाद इन्होंने फिर इनके नेता ने जो कहा, और एक जो संचालन करे थे राकेश टिकैत जी, उनका 2 बार जमानत जब्त हुआ। ये किसान है कांग्रेस के, ये कांग्रेस के राजनीतिक किसान है। मैं कहना चाहता हूं देशवासियों को, महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहता हूं कि किसान के और जवान के और पहलवान के नाम पर जो राजनीति किया इन्होंने, हरियाणा की जनता ने इनको लात मार करके निकाला। देखो भाई देखो, एक बात है, तुम्हें अपनी बात कहने का तो हक है, लेकिन किसी का मान अपमान का भी ध्यान रखना चाहिए। और एक सवाल यह भी है कि क्या जमानत नहीं जब्त होती, बहुतों की जमानत जब्त होती है, लेकिन चुनाव के मैदान में तो रहते हैं। ठीक मैंने सुनी तुम्हारी बात, आई हैव टेकन योर पॉइंट। पवन तुमको क्लैरिफिकेशन दे देना, फिर इसके बाद इनकी बात होगी वेरी क्विक। देखिए बात किसान की है, किसान की आपको इससे समझना पड़ेगा कि 700 किसानों की जान चली जाती है और भारतीय जनता पार्टी कहती है उनको अपशब्द कहने का काम करती है, बलात्कारी कहती है। मुझे लगता है, मुझे आपत्ति है, राजनीतिक डिबेट होती रहेगी, लेकिन किसानों से भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। मैं किसी ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहा। राइट। इन्होंने किसान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, इन्होंने नहीं ट्रैक्टर पे बोला, ट्रैक्टर किसी बात बता दीजिए, आपको ट्रैक्टर पे आपत्ति थी इनके, इन्होंने ट्रैक्टर की बात बोली। आप ये बताइए, जब आपने बोला जंग में हम जाते हैं, जंग में क्या हम ट्रैक्टर लेके जाते हैं या टैंक लेके जाते हैं? मैं सवाल का जवाब देता हूं, मैं सवाल का क्यों मैं सुनूंगा, मैं एक सवाल का जवाब, मैं जवाब दे रहा हूं, क्या की जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। ट्रैक्टर वो लेकर आए, ऐसा देखिए अन्य देशों में भी, आप बहुत देशों से हम प्रेरणा लेते हैं भारत के लोग, अगर बाहर आप जर्मनी में भी देखेंगे, जब किसान बाहर निकले, आंदोलन करने निकले जर्मनी में भी, वो अपने ट्रैक्टर लेके निकले। तो ट्रैक्टर किसानी का प्रतीक होता है, वो टैंक नहीं है, वो टैंक नहीं। मैं अब प्लीज सारे लोग बराए मेहरबानी बैठेंगे। ट्रैक्टर से किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं। ट्रैक्टर देश में जो है वो एक प्रतीक है, और प्रतीक इसकी जो समृद्धता का प्रतीक है, उससे खुशहाली आती है, कोई डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आपने कहा ना ट्रैक्टर क्यों नहीं करेंगे, अरे ट्रैक्टर चढ़ाने के काम थोड़ी ना आता किसी के, और आप अगर उसे नहीं, मैं मेरी बात सुने, नो आई एम टेकिंग योर पॉइंट। और जर्मनी में क्या हुआ ये मुझे मालूम है ना, आई एम टेकिंग योर पॉइंट, आई विल गिव यू। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि ट्रैक्टर जो है किसानों का प्रतीक होता है। अरे किसानों का प्रतीक तो हल है, जय जवान जय किसान हम सुनते आ रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी चीज सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि यही किसान, यही पहलवान, यही गरीब, यही नौजवानों ने जो है हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना सिरमौर बनाया। दूसरी चीज देखिए, जिस तरीके से अभी बिलखलाहट है प्रतीक जी, ये दिखेगी। झारखंड का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, जाते हुए इनके हाथ से दिखाई दे रहा है। हरियाणा में इन्होंने कहा था कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे, लेकिन देखिए हरियाणा की स्वरूप जनता ने, यही इनकी मानसिकता है। इनकी सरकार किसानों को हल पे और फावड़े पे ही रखना चाहती है। इनको किसान की समृद्धि से बहुत दिक्कत है। ट्रैक्टर जो है वो किसानों की समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन आप बोल क्या रहे थे? और आपकी टैंक वाली बात पे ये बताइए, जब आंसू गैस बरसाए गए, वो पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किसानों पे बरसाए गए या उन्हीं ट्रैक्टरों से प्रशासन पे बरसाए गए? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। जी जो मेरा किसान है, अन्नदाता है, वो हमारे पेट भरने के लिए खेत में काम कर रहा होता है। सवाल सीधी सी बात है, सुनो मेरी बात। किसानों पे बहस नहीं थी, मैंने पहला सेंटेंस बोल दिया
कि किसानों को लेकर ना तो कोई किसानों को लेकर कोई बहस है। किसानों का जितना अपलिफ्टमेंट हो वो सबसे अच्छी बात है। किसानों के लिए जो परोपकारी योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हां, यह बात जरूर है कि किसान असली वो भी है जो किसानों के खेतों में किसान बन के काम कर रहा है। किसान वो भी है, किसान वो भी है जो बड़े किसानों के खेतों को काटने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश से चल के आता है, मध्य प्रदेश। रुके, किसान वो भी है। नहीं, मैं तो यही आपके मुंह से सुनना चाह रहा था कि क्या हुआ। मैं तो यह आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। बात दरअसल कहीं आज मिलावट पे थी, खाद्य पदार्थों पे मिलावट की थी। उत्तर प्रदेश की सरकार बिल लाई और वो कड़े कानून बनाने के हिमायत में, और वो उसमें एक पॉइंट उसका है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप खा रहे हैं आप कुछ और आपको रेस्टोरेंट में लगता है या कहीं ऐसा लगता है कि इसमें जो है मिलावट है या इसमें लगता है कि ये ठीक नहीं है तो आप उड़ सकते हैं। दूसरी बात यह कि जो मानव अपशिष्ट है, अपशिष्ट का मतलब तो समझते हैं ना आप लोग, थोड़ा सा समझ में तो आता है ना। हाँ, तो मानव अपशिष्ट है, अगर वो है तो उसके लिए नॉन अवेलेबल वाली बात भी कही गई है और जेल की भी प्रावधान है, उस पर बातचीत थी। बात वहां से निकली किसानों पे चली गई, क्योंकि हरियाणा का जिक्र आ गया था तो किसानों पे चली गई। और मैंने कहा कि किसी की जरूरत ही नहीं है जो बोल दे किसानों के बारे में। हाँ, किसानों के बारे में ये बात है कि कोई उनके खिलाफ बोले, ये कोई हो ही नहीं सकता, और इस शो में तो संभव ही नहीं है। हाँ, लेकिन किसान की जो परिभाषा है वो बहुत वृहद है। वो भी किसान उसमें हैं जो किसी किसान के यहाँ काम कर रहे हैं। वो अपनी 1 बीघा 1.5 बीघा खेती छोड़ के बिहार से और यूपी से आते हैं और बड़े किसानों के यहाँ खेतों पे काम करते हैं, वो भी किसान ही हैं। तो वो भी परिभाषा बड़ी है, उसको सारे लोगों को दायरे में लाना चाहिए। और किसान तो आप भी हैं, आप कहां नहीं है किसान? आपकी बात क्यों नहीं होगी? पर इसलिए कि किसान का वोट मिल जाए इसलिए उनकी ज्यादा बात हो और आपकी बात ना हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। किसान तो आप भी हैं, वो अन्न उपजा रहे हैं, आप जो हैं शिक्षा के द्वारा जो है तमाम सारे लोगों को उपजा रहे हैं, नई पौध लगा रहे हैं, है ना जी। वोट के लिए तो हमें भी कहा जाता है, 2015 में हमसे कहा गया था कि हमें पक्का किया जाएगा, और पक्का करना तो छोड़िए, आज कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने की भी नौबत आ गई कि दिल्ली सरकार में है, आईटी असिस्टेंट हैं, स्कूलों में कार्य करती हैं, इनका मुद्दा है, बहनें आए। हाँ जी, स्कूलों की रीढ़ की हड्डी हमें बताया जाता है और हमारे बारे में कोई जानता ही नहीं है, जब पता ही नहीं है कि हम भी कुछ काम करते हैं। नहीं बहन, ये कैसे हो सकता कि आप काम नहीं करते? आप काम करते हैं। हाँ, मगर दुनिया को हमारे बारे में नहीं पता। दुनिया को हमारे बारे में नहीं पता, इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपका वोट एक मुश्त नहीं है, ये कमी है। एक मुश्त तो बना लीजिए अपने को, एक मुश्त समझती हैं आप, ताकत बन जाइए, फिर मलाई खाइए, जितनी मलाई मिल सकी आपको मिलेगी, मलाई की कोई कमी नहीं है। मुश्त बनिए, एक मुश्त ताकत। तो बात वहां से शुरू हुई थी, किसान तक आई और किसान से यहां तक आ गई। यही इस शो की एक बनावट है कि कहीं से बात शुरू होती है, कहीं तक पहुंच जाती है। जी, कुछ आप रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं एक बहुत जानकारी देना चाहता हूं सब लोगों को कि इस देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट सेकंड नंबर पे हम खाने पीने वाले से, जो व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ है। आज हम देश के जीडीपी में 2% का भागीदारी लेते हैं। पॉइंट आज ये है कि आज इस वक्त सरकार के तरफ से हमने बार बार गुहार ये लगाई है कि रेस्टोरेंट, कैफे, पब, जितने भी हम खाने वाले लोग हैं, इनके लिए एक मिनिस्ट्री तो बना दीजिए जहां हम अपना दुख दर्द बता पाए, जो हमें क्लियर डायरेक्शन दे दे। कभी हमारे को फूड डिपार्टमेंट से आती है कोई इंफॉर्मेशन, कभी एक्साइज से आती है, मल्टीपल डिपार्टमेंट से आती है, मगर हमारी तरफ से जो हमें चाहिए, जो हमारा फीडबैक है, वो सरकार की तरफ नहीं जाता। आज मैं उत्तर प्रदेश का नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, बट मुझसे जानकारी के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती। हमसे ये तक नहीं पूछा जाता कि अगर हम एक ऑर्डिनेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा है, मैं उसके अंदर नहीं कर रहा, मगर उसको और एग्जीक्यूशन प्लान किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूट तो हमने करना है। एक मिनिस्ट्री कराएगी या आज की डेट में अफसर या बाबू कराएंगे, वो नहीं करा पाएंगे। जो लोग खुद साक्षर हैं वो करा पाएंगे। खासतौर से खाने की इंडस्ट्री में 2 लोग हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी रेस्टोरेंट्स बड़े बड़े, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पे फुटपाथ जिसे कहते हैं, जहां पे मैं शो करता हूं। 80% अनऑर्गेनाइज्ड है।
जहां पे आप ठेले बेहुल्ले पे पहुंचते हैं और चाय पकौड़ी चीजें खाते हैं, और वहीं पे बात जुड़ी हुई थी वो अपशिष्ट से लेकर तमाम मिलावट से लेकर तमाम मिलावट की बात को लेकर। लेकिन मैं पॉलिटिकल बात पर फिर से लौटता हूं। चुनाव का मुझे मालूम है, चुनाव में झारखंड भी मुझे जाना है, आपको वहां से भी दिखाने हैं चित्र, और वहां महाराष्ट्र में भी पहुंचना है। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से मैं बीजेपी बोलना चाह रही जी, देन आई विल कम। देखिए प्रतीक जी, मुझे कुछ समय दीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे मित्र जो है किसान और युवा और महिला के बारे में बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड में जो है इनके जो सीएम है उन्होंने बोला था अपने मैनिफेस्टो में कि मैं हर साल जो है 5 लाख युवाओं को जो है रोजगार दूंगा। एक भी युवाओं को रोजगार वहां पे नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि जो है हम बेरोजगार जो युवा है उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता, जो बेरोजगार युवा है उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। उन्होंने कहा था कि जो है हम विधवा, हमारी जो बहनें हैं उनको हम विधवा पेंशन देंगे। एक भी पैसा जो है हमारी विधवा बहनों के पास नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा था कि जो है हम जो है गरीब लोगों को, जो गरीबी श्रेणी से नीचे हैं, उनको हम 7200 रुपए जो है सालाना देंगे। एक भी पैसा प्रतीक जी गरीबों को नहीं मिला। किस तरह की बात करते हैं। दूसरी चीज, घोटाले में देखिए, आपने देखा इनके मुख्यमंत्री जो है खुद घोटाले में शरीक है। चाहे मैं मनरेगा, किसान की बात कर रहे थे, मनरेगा में जो है 1000 करोड़ का घोटाला। आज देखिए ये खनन में 1000 करोड़ का घोटाला। देखिए सुनिए, सबको बराबर बराबर चाहिए। इन्होंने हेमंत सोरेन साहब को जेल में भेजने का काम किया और उसके बाद वो बाहर आ गए। लेकिन क्या ये प्रूफ हो गया है? जमानत नहीं, जमानत पे आए हैं, जमानत पे आए हैं। लेकिन क्या ये बोल देना, नेशनल लॉ पता है अच्छी तरह, इसलिए कह रहा हूँ, क्या ये नेशनल टेलीविजन पे बोल देना कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये ठीक है कि नहीं है, ये बता दें मेरे को। आप बताइए मुझे। दूसरी बात, अब चलिए, इनको भ्रष्टाचार से बड़ी वो है, भ्रष्टाचार से बड़ा प्रेम है इन्हें, घृणा नहीं है, प्रेम है इन्हें। आप ही देखिए, अजीत दादा पवार जिनके खिलाफ ही बोला करते थे, आज उनके साथ सरकार बनाने का काम किया। प्रफुल्ल पटेल साहब जिनके खिलाफ ही बोलते थे, आज उनके साथ सरकार बनाने का महाराष्ट्र में काम किया। और महाराष्ट्र में प्रतीक जी ये स्थिति है इस समय भारतीय जनता पार्टी की, और वहां पे जो महाझूठी सरकार है उसकी, महायुति नहीं, महाझूठी सरकार जो है उसकी ये स्थिति है कि उन्होंने 6 कैबिनेट बैठक में 165 फैसले आनंद। आप महाराष्ट्र में झूठी सरकार की बात करते हैं। महाराष्ट्र में वो शेर बैठा हुआ है जो जिसका गुरु, जिस विचारधारा से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, सुनिए, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जो बेटे ने तो अपने बाप